वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी से मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहले एनटीपीसी के सीरीज में आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं प्लेटफॉर्म बुक का सेट नंबर 1 से लेके पूरे 30 का मैं अपलोड कर चुका हूँ। वॉल्यूम नंबर 2 का क्लियर है, सॉरी वॉल्यूम नंबर 1 का। अभी मैं आप लोग के बीच में वॉल्यूम नंबर 2 के लिए सेट नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोग देख सकते हैं मैं प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन आया था जीके जीएस का, केवल जीके जीएस का मैं सारे का सारे प्लेलिस्ट में जाके अपलोड कर दिया हूँ। क्लियर है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाते हैं जीके जीएस को अगर आप लोग पढ़ते हैं उसमें जो करंट अफेयर था, यानी कि जो 21 वाला क्वेश्चन जो आया था उसको मैं अभी प्रेजेंट के टाइम पे मैं पूरे का पूरे बता दिया हूँ, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो जाएगा। तो मैं तो बोलता हूँ एक बार जरूर देख लीजिए आप क्लास को। और देखिए सेट नंबर 2 था, मैं बता दिया उसको। इसका कुछ क्वेश्चन था लास्ट में आप लोगों के लिए करंट अफेयर के लिए रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखता हूँ लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि करंट अफेयर आप लोगों के पेपर में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं करंट अफेयर वाला लास्ट क्वेश्चन था, मैं चाह रहा था डिस्कस करने के लिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे था, देखिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो सबसे पहले 70वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से मिथुन चक्रवर्ती को नवाजा गया, यानी सम्मानित किया गया। क्लियर है। याद रखिए 8 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के लिए 70वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 8 अक्टूबर 2024 को सम्मानित किया गया। क्लियर है। और 2022 के लिए। क्लियर है। इसके साथ साथ मिथुन चक्रवर्ती का बचपन का नाम आप लोगों को पता होगा, गौरंगा चक्रवर्ती होता है। क्लियर है। और वही बात करना चाहते हैं इस बार पद्म भूषण, तो टोटल पद्म अवार्ड्स आप लोग पढ़े होंगे। टोटल इस बार जो मिला है टोटल 139 लोगों को मिला है, 139 लोगों को मिला है, जिसमें आप लोग जानते हैं 3 कैटेगरी होता है। सबसे पहले जो आप लोगों का था पद्म विभूषण होता है, जो कि टोटल 7 लोगों को मिला है। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट होता है आप लोग का पद्म भूषण, तो पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 19 लोगों को मिला है। और पद्म श्री, तो पद्म श्री जो मिला हुआ 113 लोगों को मिला। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। टोटल अगर ऐड करते हैं तो 139 लोग आप लोग को रखना पड़ेगा। क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही बात करना चाहते हैं, देखिए वहीदा रहमान, तो वहीदा रहमान को 69वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि फिर 2021 के लिए सम्मानित किया गया था। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं पहला किसे मिला था, तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स अभिनेत्री पहला जो मिला था देविका रानी को। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा, देविका रानी को मिला था। इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे। इसको जो मिला था 1969 में मिला था, 1969 में मिला था। क्लियर है। चलिए, और दादा साहेब पुरस्कार मरणोपरांत पाने वाला शख्सियत जो थे पृथ्वीराज कपूर था, विनोद खन्ना थे। इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। विनोद खन्ना को कब मिला था? तो 2017 में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्नलिखित में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा यूएन महासभा ने 2026 को किस चीज़ के लिए माना, तो क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी, यानी क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए माना। क्लियर, इस चीज़ को याद रखिएगा। वही बात करना चाहते हैं इसके साथ साथ याद रखिए इसका जो थीम था अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष रखा था। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं, देखिए 2025 का तो हो यहाँ पे, सॉरी 2026 के लिए बात कर रहे थे ना, 2026 के लिए बात करें, सॉरी 2026 के लिए जो रखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष में रखा है, यानी 2026 का जो वर्ष रखा है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष रखा है। क्लियर है। बात करना चाहते हैं यहाँ से रिकॉल मैं करवा देता हूँ। सबसे पहले बात करना चाहते हैं 2027 के लिए, तो 2027 के लिए रखिएगा टिकाऊ सतत और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष रखा गया। वही बात करना तो 2026 की, तो 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष रखा गया। वही 2025 जो बीता हुआ कल था, तो उसमें रखा गया था क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। क्लियर है। और 2024 तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े भी होंगे, पिछले वर्ष था अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष था। और 2023 को बाजरा वर्ष माना गया था। क्लियर है। चलिए अब फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महासभा का 78वां और 69वां अध्यक्ष कौन है। आप लोगों को पढ़े होंगे महासभा का अध्यक्ष कौन है। तो देखिए आप लोग कुछ मैं बता देता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए इसके करंट अफेयर लाया हूँ। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आप लोग के सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए संयुक्त महासंघ राष्ट्रसंघ के प्रमुख, देखिए सबसे पहले महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस है, जो लगातार 2 बार बन चुके हैं। क्लियर है। वही उप सचिव कौन बने? तो देखिए अमीनो जे मोहम्मद बने, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। और जो मैं क्वेश्चन के लिए आप लोगों को लेकर देखिए अध्यक्ष 78वें और 69वें का, तो 78वें अध्यक्ष जो बने हैं डेनिस फ्रांसिस थे। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ही केवल आप लोग विच कराऊंगा। डेनिस फ्रांसिस है। क्लियर है, जो कि त्रिनाड एंड टोबैगो के रहने वाला है। और 79वां की नाम बात करना चाहते हैं तो फिलिमोन यंग है। इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिएगा, फिलिमोन यंग है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए वही बात करना चाहते हैं, देखिए विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा। एनएएम का अध्यक्ष कौन है? इल्हाम अविलेत है। क्लियर है। चलिए अपना जो भी क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? सबसे पहले यहाँ पे सिडबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था मनोज मित्तल बने। कौन बने? मनोज मित्तल बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात करना चाहते हैं सिडबी का स्थापना कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 के में हुआ था। क्लियर है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ है। वही बात करना चाहते हैं सेबी का। देखिए एक होता है सेबी का, तो सेबी जिसे बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय से, तो इसका जो अध्यक्ष है माधवी पूरी बूच हो गया। माधवी पूरी बूच जो गया वह सेबी के अध्यक्ष है। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय मूल के अमेरिकन म्यूजिशियन ने ग्रैमी अवार्ड 2025 जीते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चंद्रिका टंडन ने जीता था। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन। प्रतिरोधी संक्रमण के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या था? तो अल्टीमेटली इसका नाम था नेफ्रीथ्रोनाइसिस। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए हमारे सेट नंबर 3 को मैं पूरे मैथ साइंस जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, चाहे मैथ्स हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करंट अफेयर हो। और मेरा क्लास अगर आप लोग देख लेते हो तो मैं रियलिटी विश्वास के साथ बताऊँ, मेरे पूरा क्लास को आप लोग फिर वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। देखिए हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है। सबसे पहले फ्रेंड देखिए इसका राइट आंसर होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ निम्न हिमालय हो। क्या होगा? देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बताना चाहता है हिमालय के धौलाधर पर्वत जो होते हैं यह निम्न हिमालय में आता है। किस में आता है? निम्न हिमालय में। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना। सबसे पहले याद रखें निम्न हिमालय जो होता है वह हिमाचल प्रदेश में आता है। कहाँ पे आता है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? और हिमालय का सबसे जो बाहरी पार्ट्स होता है उसे बोलते हैं शिवालिक बोलते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है ट्रांस हिमालय, तो याद रखें ट्रांस हिमालय के कुल 3 पार्ट्स होते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्का। ये तीनों मिलकर ट्रांस हिमालय का निर्माण करता है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। क्लियर है? चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग ये जाने क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वह 24 मार्च 1900 भारत आया था। क्लियर है? और इसको भेजा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ये प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए और क्रिप्स मिशन में कुल 3 सदस्य थे, जिसका अध्यक्ष था स्टीफन क्रिप्स थे। और 3 और सदस्य मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए क्रिप्स मिशन का फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को पता चल गया पहला कौन थे। देखिए पहला जो था आप लोग का था स्टीफन क्रिप्स हो गया। ठीक है? पहला लिख दिए। सेकंड पैथिक लॉरेंस थे एंड थर्ड अलेक्जेंडर थे। कौन थे? अलेक्जेंडर थे। ये 3 आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा आप लोग के सामने इसमें किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में आना था? तो याद रखिए फ्रेंड भारत में सिविल सेवा का का स्थापना जो हुआ था 1793 में हुआ था। उस समय जो आप लोग का वायसराय थे वह चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। इसका जो टेन्यूर था अगर आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से याद होगा 1746 से लेकर 1793 तक था। क्लियर है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद है कॉर्नवालिस कोड 1793 में लागू भी हुआ था। क्लियर है? इसके साथ साथ अस्थायी बंदोबस्त जो हुआ था 1793 में लागू हुआ था, यानी कि चार्ल्स कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था। ये सब सारी चीज़ों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए मधुबनी अगर आप लोग जाते हैं बिहार के दरभंगा में जाते हैं तो आप वहाँ के बिहार के दरभंगा में फेमस होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष में युद्ध में शहीद हो गए थे? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा जो 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी की रानी। तो पढ़े होंगे। तो इसको जो शहीद हुआ था 18 जून 1858 को हुआ था। 18 जून 1858 को हुआ था। क्वेश्चन आता कहाँ पे हुआ था? तो ग्वालियर टैंक में हुआ था। ये भी आप लोग को क्वेश्चन में भी पॉसिबल पर पूछ सकता है। क्लियर है? याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका। इसका जन्म हुआ था वाराणसी में, शादी हुआ था झांसी में, मृत्यु हुआ था ग्वालियर में। क्लियर है? चलिए कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो अल्टीमेटली अगर देखिएगा तो जनसांख्यिकी आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ये आ गया क्वेश्चन। देखिए इसको आप लोग रीजनिंग के बेस्ट क्वेश्चन चलिए सॉल्व करवाते हैं। देखिए कुछ गुट वर्ग में लैंड को सबसे पहले लैंड लिख देंगे। देखिए LAND है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा है LAND। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रहा IWK और Z लिख रहा है। क्लियर? इसको हम लोग देखते हैं किस
पेश करा। एल का होता 12 और आई का होता 9, तो यहाँ पे देखिए -3 करा। फिर ए का होता 27 और डब्ल्यू का होता 23, तो यहाँ पे -4 करा। फिर देखिए एन का होता आप लोगों के सामने 14 और के का होता है 11, तो यहाँ पे देखिए -3 करा फिर 4 करें, यानी कि -3 -4 -3 -4 के रूप में करा। क्लियर है। तो आप लोग को टीम को लिखना था, यानी TEAM को करना। सबसे पहले टी होता है 20 में, 20 में से 3 को घटाएंगे क्यू हो गया। ई होता है 5 में, तो 5 में से 4 को घटाएंगे ए बचेगा। ए का होता आप लोग 27, 27 में 3 को घटाएंगे तो एक्स बचेगा। और एम होता है 4 में, तो 4 घटा देंगे, सॉरी 13 में से 4 घटाए ए आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। इसको बनाना चीता, पक्षी, चील। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ये आप लोग का चीता हो गया। चीता सॉरी ये चीता को अलग कर देंगे, ये मान ली पक्षी है, पक्षी के अंदर चील आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं आप लोग। वेन डायग्राम ये आप लोग का आ गया। दर्पण प्रतिबिंब, हमेशा याद रखिएगा दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट को राइट कर देंगे, राइट को लेफ्ट कर देंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप लोग फोकस करते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कार्ड प्लास्टिक है, तो देखते हैं हम बनाते हैं सभी कार्ड। सबसे पहले मान लीजिए सभी कार्ड है और सभी कार्ड को क्या बोल रहा है, प्लास्टिक। सभी कार्ड को प्लास्टिक मान लेंगे। कुछ प्लास्टिक लकड़ी है, तो लकड़ी यानी वुड मान लेंगे। क्लियर है। अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड सबसे पहले क्वेश्चन जो आप लोग का लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो पहला लिखा है कुछ कार्ड लकड़ी है। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले लिख रहा है सभी कार्ड। सभी कार्ड आप लोग को बोल रहा था सभी कार्ड प्लास्टिक है। अगेन आप लोग था कुछ प्लास्टिक लकड़ी है। अब आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिख रहा है ये। कुछ कार्ड लकड़ी है, तो देखिए कुछ कार्ड लकड़ी है, तो लकड़ी पहला देख सकते हैं इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला कैंसिल कर देंगे। कोई कार्ड लकड़ी नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, तो कैंसिल कर देंगे। तो ना तो निष्कर्ष 1 होगा ना ही निष्कर्ष 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, एक निश्चित कुटभाषा में इसको देखना कौन सा संबंध होगा। देखिए सबसे पहले M क्रॉस N का अर्थ लिख रहा, तो ए बी का पुत्र है, यानी M जो है वह N का पुत्र होगा। यानी देखिए M को जो मान लें वह किसका पुत्र है, N का, तो पुत्र है यानी कि हम लोग पॉजिटिव कर दें। आई होप क्लियर होगा। प्लस का अर्थ लिखा ए बी की पत्नी है, यानी कि देखिए एन जो है ना वह पी की पत्नी है, तो यानी एन जो है ना इसका जेंडर क्या आ गया, नेगेटिव हो गया, तो अल्टीमेटली इसका क्या होगा, पॉजिटिव। दोनों के बीच क्या है, पति पत्नी का रिलेशन हो गया। फिर प्लस हो गया माइनस, माइनस का अर्थ लिखा ए बी का भाई, यानी पी जो है ना वह एस का भाई है, पी जो है एस का भाई हो गया। क्लियर है। अब अगला प्रतिशत का अर्थ लिख रहा है ए बी का पिता है, यानी एस जो है एस जो है टी का पिता है। तो चलिए देखते हैं टी का पिता, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। क्लियर है। अब लिख रहा है एम का टी से क्या संबंध है, तो चलिए देखते हैं एम का टी से क्या संबंध है। तो एम का टी से यहाँ से हम लोग करेंगे एम का टी से, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा तो अल्टीमेटली चचेरा भाई हो जाएगा, यानी कि चाचा का पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कीजिएगा तो इक्वल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स 12 का अगर आप लोग करते हैं तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है। देखिए मैं क्लिक कर देता हूँ, 6 है 6, प्लस है प्लस, 3 है 3, गुना 8 8, ये माइनस है तो माइनस का पे 12 भागा कर देंगे। फिर देखिए जहाँ पे भागा वहाँ पे माइनस कर देंगे 4। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 6 प्लस 8 तो क्या होगा 24, 24 को लोग 12 से भागा देंगे, -4 है। यहाँ से सॉल्व करते हैं 6 प्लस 2 को यहाँ पे करेंगे तो 2 आ गया, -4, तो 4 2 6 2 8, 8 में 4 गया 4। तो अल्टीमेटली देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सेटिस्फाइड कर गया। चलिए ऑप्टोजेनेटिक्स तकनीक में प्रकाश का उपयोग करके न्यूरॉन्स की गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए किस प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड इसके लिए जिस प्रोटीन का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग चेनलरोडोरिक्स। ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होता है वह एमिनो एसिड होता है, जिसका सामान्य सूत्र अगर लिखना चाहते हैं तो होता है आप लोग का NH2COOH होता है। क्या होता है, NH2COOH होता है। क्लियर है। और ये NH2 जो होता है वह एमीन होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। चलिए सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन प्रक्रिया मुख्य रूप से किस प्रकार की होती है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स अगर आप लोग पढ़े होंगे तो राइट आंसर होगा ये आप लोग का बी लिम्फोसाइट्स होता है। क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली घड़ी की अधिकतम संभावित लंबाई 42√3 मीटर है। तो घनाकार कक्ष के भीतर फिट होने वाले गोले का अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता है घन का जो आयतन होता है अल्टीमेटली पढ़ोगे √3a होता है, तो √3a का जो वैल्यू होगा 42√3 होगा। क्लियर है। ये कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू अगर देखिएगा यानी a का साइड का वैल्यू आ रहा है 42 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका संभावित होने वाले गोले का अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला 4a² होता है। क्लियर है। तो सॉरी 4πa² होता है।
हम यहाँ लेते हैं 4 पाई। यहाँ पे ए जो हो गया, आर जो निकालेंगे ना तो इसको हाफ कर देंगे, तो 42 का हाफ कर देंगे तो 21 का स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करिए, 4 है 4 कर देंगे, पाई का वैल्यू अल्टीमेटली 22/7 होता है। 21 को डबल टाइम्स गुना कर देंगे, यानी 21 गुना 21, 7 या 21 करिए। अब सॉल्व करते हैं, गुना करते हैं तो आप लोग विचार आएगा 5544 आएगा। 5544 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया था और उसे अपने एकमात्र प्रतिनिधि से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाल दिए। तो सूची में कितने मतदाता था इसे आप लोग बनाइएगा तो राइट आंसर आएगा 17,500 आएगा। कितना आएगा? 17,500। चलिए, ये तो क्वेश्चन ईजी है फ्रेंड्स, आप लोग बना सकते हैं। यदि साइन अल्फा का वैल्यू 5/13 है तो इसको निकालना है। सबसे पहले आप लोग को बनाने सिखा दे। देखिए आप लोगों को क्या करना है, साइन देखिए स्टेप से बना दे। यहाँ पे अल्फा है, ये आप लोगों को कितना डिग्री है? 5 आ रहा है, ये कितना 13 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको 12 ले लेंगे। क्लियर? अब कॉस अल्फा, तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस कर दिए। अगेन कॉसिक अल्फा के लिए क्या करेंगे, 13 बाय क्या करेंगे 5 कर देंगे। कॉट के लिए क्या करेंगे, 12/5 कर देंगे। अब देखेंगे आप लोग 13 को कैंसिल, 12 को 12 से गुना कर 144 हो, 5 को 5 से गुना कर 25 हो गया, तो 144/25 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, 17 क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब ये देखिए, ये आप लोग का आगे पाई चार्ट का क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होता है। स्टोर एस में पुस्तक का केंद्रीय कोण क्या होगा? देखिए सबसे पहले स्टोर एस जाएंगे तो अल्टीमेटली देखिए 34% था ना, तो इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करवाते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जब भी क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे देखिए कुल संख्या कितना था, 65 था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 65। सुनिए उतना मत कीजिए, यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालना ना। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे केंद्रीय कोण निकालना। सबसे पहले जब भी केंद्रीय कोण निकालता है तो आप लोग क्या कीजिए, 34% है तो 34% यानी 34/100 कर देंगे। क्लियर है? अब जब भी केंद्र के चारों ओर घूमता है तो हमेशा 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। ये 0 0 कट गया। अब और भी सॉल्व कीजिएगा ना, तो टोटल अगर आप लोग को सॉल्व कीजिए तो 122.4 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन तो फ्रेंड 19 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें आप लोगों को बनाना पड़ेगा, तो राइट आंसर आएगा आप लोगों को 0। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 13 और 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए ने प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 13 दिन में कर रहा है। अगेन बी किसी कार्य को 26 दिन में करता है। क्लियर है? यदि ए ने प्रारंभ करते हुए एकांतर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? सबसे पहले टोटल कार्य देखिए तो 26 होगा। ए का एफिशिएंसी 2 आएगा, बी का एफिशिएंसी 1 आएगा। क्लियर है? अब देखा जाए तो दोनों अल्टरनेट कार्य कर रहा है, यानी कि 2 दिन में मिलकर दोनों मिलकर कितना दिन काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। क्लियर है? हम लोग को टोटल वर्क लाना है कितना, 26 लाना है। तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए 2 दिन में मिलकर 3 काम ला रहा, आप लोग आना 26। अगर हम लोग दोनों साथ अगर 8 से गुना करते हैं, देखिए 8 से अगर गुना करते हैं तो देखिए 8 दूनी 16, आई थिंक 16 दिन में अगर काम देखिएगा तो टोटल हो गया 24 काम हो गया। क्लियर है? अब अगला काम देखिए, अगला काम कौन आएगा करने के लिए? ए। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो यहाँ पे 2 अगर ऐड कर देते हैं तो यहाँ भी तो एक दिन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि देखिए 17 दिन में टोटल 24 है तो 26, तो यानी कि राइट आंसर क्या आएगा, 17 दिन। तो फ्रेंड राइट आंसर क्या होगा, 17 होगा इसका राइट आंसर। तो कितना दिन लगा दिए, 17 दिन। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का उद्घाटन जो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जो कि वर्ष 1929 में किया गया था। क्लियर? इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, देखिए वीर कुंवर सिंह के बारे में आप लोगों को पता होगा, इसका जो मौत हुआ था 26 अप्रैल को हुआ था। क्या हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। क्लियर है? आप लोग देखे होंगे, आरा जिला का रहने वाला था अंजलू। ठीक है? तो याद रखिए, आरा से कुछ बहुत याद आता है मुझे। ठीक है? इस चीज़ को याद रखिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, यहाँ पे क्या था, जो गंगा नदी वहाँ से पास करती है वहाँ पे इन्होंने दायां हाथ को काट को रख दिया था। क्लियर है? बाकी जयप्रकाश नारायण बारे में अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे, हजारीबाग जेल से दीपावली के दिन ये भाग निकले थे। चलिए, मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में पुरस्कार जीता था। तो याद रखिएगा कौन सा अवार्ड जीता था? तो फ्रेंड्स ये ग्रैमी अवार्ड जीता था, ग्रैमी अवार्ड। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं है? तो फ्रेंड्स इसमें अगर जाइएगा तो देखिए इसमें हम लोग आ जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए
तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित कौन से भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त नहीं है। तो पहला लिख रहा है वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखिएगा पहला ही आप लोग का ये शर्त सुटेबल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए ही को क्लिक कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या लिख रहा। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा ना तो वो लोकसभा का सदस्य होता ना ही राज्यसभा का होता, तो ये आप लोग का बिल्कुल सही है। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, बिल्कुल ये भी सही है। उसके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी, यानी हाँ बिल्कुल भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। तो देखा है तो राइट आंसर होगा, यानी कि जो सर सुटेबल नहीं है ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए आर्टिकल नंबर 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल से संबंधित अनुपबंध होता है। वही आर्टिकल नंबर 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो वह 55 में होते हैं। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 58। तो आर्टिकल नंबर 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पूरे प्रावधान होते हैं। क्लियर है। और लास्ट याद है इसी में लिखता है कि उसके नियुक्ति होने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, भारत की नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहित होना चाहिए। और लास्ट वो लिखता है 59। तो 59 में होता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें एवं संबंधित होता है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ के पद धारण नहीं करेंगे, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये सारे 59 में लिखता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 60। तो अल्टीमेटली आप लोग को पता होगा आर्टिकल नंबर 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है। तो आर्टिकल नंबर 60 के तहत इसका शपथ होता है, कौन दिलाता है तो CJI दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? CJI दिलाते हैं। और आर्टिकल 61 के तहत क्या होता है, इस पर महाभियोग लगता है। क्लियर है। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 61 पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित है। चलिए भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत का पहला गोल्फ क्लब जो खुला गया था वह कोलकाता में खुला था। कहाँ खुला था? कोलकाता में। आई थिंक ये लगता है, आई थिंक नहीं कन्फर्म, 1829 में खुला था। क्लियर है। चलिए कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा मध्य उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक देखिए फ्रेंड्स आप लोग कहीं पार्टी सार्टी में जाते हैं, मान लीजिए कि मड़वा वगैरह में खाना खाने जाते हैं ना, तो दाल भात अगर देता हूँ ना, दाल के लिए अपने बीच में गड्ढा कर देते हैं, बीच में कर रखते हैं, तो मध्य प्रदेश। इस टाइप से मैं याद किया था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश होगा। क्या होता है ये? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल होता है। क्लियर है। चलिए और दाल में क्या पाता है? प्रोटीन पाता है। चलिए भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। पहला कुशल श्रमिक अभाव, ये सही है। अत्यधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा, ये भी सही। अस्थिर विनायक, तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा। 80, 101, 120, 168। सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा किसका यूज किया गया। देखिए 80 यानी कि 9 का स्क्वायर में से हम लोग अगर 1 को घटाते हैं तो अल्टीमेटली 80 बचेगा। फिर 101 की बात करना चाहते हैं 10 का स्क्वायर में से अगर आप लोग 1 को जोड़ते हैं, यानी 100 + 1, 100 का गया। ये इसमें क्या, तो 11 का स्क्वायर में से 1 कीजिए। ये अगर आप लोग देखा तो यहाँ पे आप लोग क्या है 12 का स्क्वायर में से 1 जोड़ दीजिएगा, तो 144 और क्या हो गया 145। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे तो अल्टीमेटली देखिए 6, 4, 10, यहाँ पे 5 बढ़ा, यहाँ 6, तो यहाँ पे 7 बढ़ाएंगे, तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इसको आप लोग बनाइएगा। देखिए सीरियस के लिए क्या लिख रहा है? 87 लिख रहा है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार ये सेटिंग किया। सबसे पहले देखिए एस होता है 19 में, 19, 5, 24, 24 और 18 क्या होता है? अल्टीमेटली 42 होता है। 42 और 9 क्या होता है? तो 51 होता है। 51, 5, 56, 56 में हम लोग क्या करें 19 को ऐड करेंगे, तो 9, 6, 15 होता है। 9, 6, 15 होता है, 15 कर दिए, 5 और 6 और 7 यानी 75 आ रहा। अब क्या करेंगे यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो टोटल 75 आ रहा ना ये, और टोटल 87 लिख रहा। तो क्या करेंगे फिर देखिए फिर से अगेन आई रिपीट, यहाँ पे क्या किया गया सारे का अपोजिट लेते हैं। क्या करेंगे? अपोजिट लेंगे। तो अगर अपोजिट लेंगे तो सारे का आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एस का क्या होता है? अपोजिट 8 होगा, यानी कि ठीक है। एच का होता है ना, ई का हम लोग क्या करेंगे 22 करेंगे। उसी प्रकार आर का 9 करेंगे, यहाँ फिर 18 करेंगे, फिर अगेन आई रिपीट 22 कीजिएगा, फिर आप लोग 8 कीजिए, टोटल कीजिए 87 आ जाएगा, यानी अपोजिट का कीजिएगा। जस्ट लाइक सेम स्प्रिंट का करेंगे तो एस का अपोजिट होता है एच, तो एच का होता है 8, पी के का 11 हो गया, आर आई, तो आई का कितना होता है 9 होता है। फिर उसी आई का क्या करेंगे 18 कर देंगे, 9, 14, 14 का 13 कर देंगे, यहाँ पे टी का टी GT रोड, तो यहाँ पे टोटल कीजिए तो 66 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये दर्पण प्रतिबिंब है ये, तो 30 नंबर बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। इसको बनाइएगा 31 नंबर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या लिख रहा है ये।
अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अजय जो है, अजय मान लो बिंदु ए से गाड़ी चलना शुरू करते ही उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। क्लियर है। फिर क्या लिख रहा है आप लोग, मान लीजिए यहाँ पे ए है ये, तो ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया, हमारे 10 किलोमीटर चल गया, बिंदु ए से चलना शुरू करता है। अगेन लिख रहा है आप लोग का, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ गया, कितना किलोमीटर चल रहा, मात्र 3 किलोमीटर चल रहा। तो फ्रेंड्स हम लोग केवल 3 किलोमीटर चला दिए। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ता है 15 किलोमीटर चलता है। देखिए 10 हो गया, ये 5, यानी कि टोटल 15 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और लिख रहा था टोटल 8 किलोमीटर चलता है। तो ये 3 हो गया, ये 5, यानी कि यहाँ तक 3 हो गया, ये 5, टोटल 8 किलोमीटर चलता है। क्लियर है। अब लिख रहा है वो अंतिम बार दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से क्या करें, इसको 5 किलोमीटर चला दें। ठीक है। अब बोला हुआ फिर वह बिंदु पी पर रुकता है, तो बिंदु पी पे रोक दिए यहाँ पे। ठीक है। अगला बोला बिंदु ए पर पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम दूरी, यानी यहाँ तक पहुंचना है, तो अल्टीमेटली 5 ही तो होगा ना ये, तो 5 होगा पूरब। तो राइट आंसर करेंगे 5 होगा पूरब की ओर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए इसको अपने प्रेजेंट माइंड से कर सकते हैं, इसको आप लोग ये सब खुद से कीजिए फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम वेस्टिंग मैं नहीं करूँगा। कौन सा नैनो मटेरियल के उदाहरण नहीं है, तो ग्रेफिन, फुलेरिन, कार्बन नैनो ट्यूब्स या ग्रेफाइट। तो अल्टीमेटली इसमें जानिएगा तो ग्रेफाइट आप लोगों का नैनो मटेरियल का उदाहरण नहीं है, बाकी ग्रेफिन होता है। ग्रेफिन आप लोग का स्क्रीन टच जो मोबाइल होता है ग्रेफिन होता है। फुलेरिन जानते ही होंगे। वो साइंटिफिक कॉन्डेंस पदार्थ की किस अवस्था से संदर्भित है, तो याद रखिए BEC जो होता है पदार्थ के एक, देखिए पदार्थ का न्यूनतम तापमान क्वांटम अवस्था पे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए BEC जो आता है, सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे पदार्थ का मेनली 3 अवस्था होते थे, लेकिन चौथा आप लोग का होता है प्लाज्मा। क्या होता है चौथा, क्या होता है प्लाज्मा। एंड नेक्स्ट आप लोग का जो होता है BEC होता है, जिससे बोलते हैं बोस आइंस्टीन कॉन्डेंस। ये जो होता है पदार्थ के न्यूनतम तापमान क्वांटम अवस्था में होते हैं, और वही आपको बात करना चाहते हैं, वही प्लाज्मा जो होता है अधिकतम तापमान पे होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का प्रारंभिक अनुपात 2:5 है। मिश्रण में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि 50% हो जाए। काफ़ी ईजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप लोग बना लिए होंगे अपना। क्लियर है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पानी का अनुपात 2 है और दूध का अनुपात कितना लिख रहा था, 5 लिख रहा था। तो टोटल हम लोग इकाई देखेंगे 7 हो गया। आप लोगों को क्या लिख रहा था, कितना, ताकि 50% पानी हो जाए। 50% पानी के लिए अगर बोलेगा तो 50% पानी के लिए, तो यहाँ पे देखिए टोटल 84 लीटर था, तो 84 लीटर में आप लोगों को क्या करना, 50% पानी लाना। तो यहाँ पे अगर आप लोग ये देखिए, यहाँ पे 7 इकाई का वैल्यू कितना लिख रहा है, 7 इकाई का वैल्यू अल्टीमेटली 84 लिख रहा। तो 1 इकाई का वैल्यू 12, तो 12 दूनी यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 60 हो गया, यानी 24 और 60 का रेशियो मारा। देखिए यहाँ पे देखिए तो 24 आ रहा है, यहाँ पे हम लोग का 60 आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 60 में से 24 को माइनस करें, डायरेक्टली 36 लीटर आ जाएगा रेंडर। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियों को एक खंबे को पार करने में क्रमशः, यहाँ पे लिखा 10 सेकेंड और 20 सेकेंड का समय लगता है। यदि ये रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देखिए जब भी एक ही दिशा के लिए करता है ना, तो ठीक है देखते हैं, जब भी एक दिशा को पार करने में यानी एक ही दिशा में लगा समय, तो समय देखिए समान लंबाई के, तो समय में क्या होता है दूरी बटा चाल, तो कुल दूरी यानी DD क्या 2D हो गया, कुल दूरी बटा समय पर क्या होता है दूरी बटा चाल, और चाल पर क्या होता है दूरी बटा समय। तो पहले दूरी D था और समय कितना लिया था 10 सेकंड। क्लियर है। अब एक ही दिशा में था, दोनों का स्पीड को घटा देते हैं, तो D बाई क्या करेंगे 20 कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो टोटल आएगा आप लोगों को 40 सेकंड। क्या आएगा 40 सेकंड। तो अल्टीमेटली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये रहा 36 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे क्या लिख रहा। यदि 5 पर पावर 55 को 4 से विभाजित किया तो शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड, देखिए 5 के लिए अगर तोड़िएगा ना 4 से विभाजित करना, 4 + 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 4 + 1 के पावर यहाँ पे लिखिएगा तो 55 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। फिर कीजिएगा तो 4 से विभाजित करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 4 तो कैंसिल हो गया, तो अब क्या बचा 1 पर पावर 55 बटा 4, तो यानी कि 1 को 4 से विभाजित करें तो शेषफल 1 ही आएगा ना। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित किया और फिर उस पर 13% की छूट दिया, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन आता है, तो इसे रामबाण फार्मूला से बना सकते हैं। देखिए क्रय मूल्य पे 26% का अधिक अंकित किया, अब 13% डिस्काउंट किया, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है। फिर 26 गुना क्या करेंगे 13 गुना करेंगे, बाई क्या करेंगे 100। इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो राइट आंसर आएगा 9.62% आएगा। 9.62% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है।
चलिए, एक आयत की भुजाओं को मापने में एक भुजा को 10% अधिक और दूसरी भुजा को 8% कम माप लिया जाता है। इन मापों में परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि कितना होगा? देखिए, पहला लिख रहा आप लोग को 10% कम करना बढ़ाना था, फिर 8% कम, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 गुना 8 करेंगे, बाई क्या करेंगे 100। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग भी जो है देखिए यहाँ पे करेंगे तो 2 आ रहा था, क्लियर है, माइनस 0.8 आएगा। तो टोटल सॉल्व करेंगे तो 1.2% आएगा। क्या आएगा? 1.2% इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, एक टेलीविजन सेट और एक वॉशिंग मशीन की कीमत 8:7 के अनुपात में है। यदि टेलीविजन सेट की कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत से 48 रुपये अधिक है तो वॉशिंग मशीन की कीमत ज्ञात करना। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले दोनों का रेशियो, मान लीजिए टीवी है, ये वॉशिंग मशीन है, इसका कीमत कितना लिख रहा? 8:7 लिख रहा। अब लिख रहा टेलीविजन सेट की कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत का 48 रुपया। तो देखिए दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी एक का वैल्यू आप लोग का लिख रहा 4800 लिख रहा ना, तो हम लोग वॉशिंग मशीन का बोला तो 48 को क्या करें 7 से गुना करेंगे तो 33600 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी को क्लिक कर दीजिएगा। कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान करता है? देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद रीट अधिकारिता, अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 32 में रीट का प्रावधान किया गया, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, क्लियर है। तो यहाँ पे बोला ना ये आप लोग को बोला ये यानी कि किससे प्रावधान करता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स देखिए जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जस्ट लाइक से उच्च न्यायालय भी जारी करता है, तो उसका जो आर्टिकल होता है आर्टिकल नंबर 226 होता है। आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाईकोर्ट भी रीट जारी करते हैं, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को पता होगा, क्लियर है। तो राइट आंसर आर्टिकल 226 होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं, वही हाईकोर्ट जो होता है कुल 6 प्रकार के रीट जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की विशेषता, जिसका अर्थ क्या होता है? देखिए सबसे पहले बात करना चाहते हैं धर्मनिरपेक्षता को। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत का यानी भारत देश का कोई अपना एक धर्म नहीं है, अर्थात ये सारे देश के लिए एक है, यानी राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, ये होता है धर्मनिरपेक्ष अर्थात, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी बोलते हैं इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इट मीन्स होता है इंडिया का कोई भी धर्म नहीं होता। जैसे पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान का जो धर्म होता है इस्लाम होता है, बांग्लादेश का भी इस्लाम होता है, लेकिन भारत का कोई भी धर्म नहीं होता, ये होता है धर्मनिरपेक्ष का। तो राइट आंसर करेंगे राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। बातें करना चाहते हैं भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन आप लोग का वो देखिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसी समय फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष, फिर अखंडता और समाजवादी 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1976 के संविधान में की प्रस्तावना में किस किस वर्ष को जोड़ा गया था। अगेन आई रिपीट, सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था, क्लियर है, धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा था। अगेन आप लोग का समाजवादी को जोड़ा गया था, समाजवादी को जोड़ा गया था, और लास्टली आप लोग को इसमें अखंडता को जोड़ा गया था। ये चीज़ को याद रखिए, कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं बताया हूँ, ठीक है। चलिए, और उसमें वैसा कुछ तो है नहीं। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 सभी धर्मों को आज़ादी, उसके प्रबंधन, करों से छूट और प्रचार प्रसार से जुड़े होते हैं, ठीक है। चलिए, गिद्धा नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी फेमस क्वेश्चन ये। तो गिद्धा कहाँ का होता है? तो अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे, पंजाब का होता है। कहाँ का होता है? पंजाब का होता है। तो पंजाब का गिद्धा के साथ साथ आप लोग का भांगड़ा भी होता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तो अगला देखते हैं वैसा कुछ है। देखिए उड़ीसा की बात करना चाहते हैं, तो उड़ीसा में जो नृत्य होता है उसे बोलते हैं घुमरा। क्या बोलते हैं? घुमरा बोलते हैं। बात करना चाहते हैं नागालैंड का, तो नागालैंड में नुरलिम बोलते हैं। ये क्वेश्चन नया पूछता है, तो नुरलिम जो होता है आप लोग का वह नागालैंड में होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। मणिपुर, तो मणिपुर में फ्रेंड याद रखें संगाई महोत्सव, संगाई जो महोत्सव होता है वो मणिपुर में होता है, क्लियर है। इस सब चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हेमिस महोत्सव का संबंध किस धर्म से है? देखिए हेमिस महोत्सव का जो संबंध होता है बौद्ध धर्म से होता है। किससे होता है? बौद्ध धर्म से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, हेमिस महोत्सव जो है ना ये लद्दाख में मनाया था। ये क्वेश्चन आता है किस राज्य में मनाया था? तो यूटी में मनाया था, तो लद्दाख में, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोगों को क्लियर हो गया। और फ्रेंड बात करना चाहते हैं लद्दाख का, तो लद्दाख की राजधानी क्या? लेह है। और इसको यूटी का मान्यता कब मिला था? तो 31 अक्टूबर 2019 को मिला था। ये भी आप लोगों को पता होगा। और लद्दाख का आई थिंक लद्दाख का अभी फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मेरा भी माइंड में नहीं आ रहा। तो लद्दाख का अगर आप लोग जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा तो आप लोग का जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं लद्दाख का, आई थिंक मेरा माइंड में नहीं आ रहा। प्रफुल्ल पटेल है क्या? प्रफुल्ल पटेल है क्या? लद्दाख का प्रफुल्ल पटेल है या फिर कोई और? इसमें देखना पड़ेगा, मैं कन्फ्यूजन में हूँ, ठीक है। वैसे देख ही लेता हूँ अभी, शायद मेरे पास होगा लिस्ट, देखता अगर होगा तो मैं क्लियर करवा दूंगा। देखता हूँ मेरा स्क्रीनशॉट होगा तो बता दूंगा, देखता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोग जान जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देख लेते हैं जानने में क्या दिक्कत है, देखता हूँ। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है।
क्या बोलूँ, लद्दाख का ना, देखते हैं अगर मिल गया तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। कहाँ होगा ये देखता हूँ। आई थिंक राज्यपाल में होगा। देखिए ये देश राजधानी है ये आप लोग का सीईओ के बारे में लिख रहा था, ठीक है। मैं बहुत ईमानदारी से आप लोग बीच में हर चीज़ को ला रहा हूँ, क्लियर है, तो ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए इसमें भी आप लोग का नहीं लिख रहा है, देखता हूँ, माइंड में मेरा नहीं आ रहा, नहीं तो मैं बता देता। हाँ देखिए राज्यपाल मुख्यमंत्री, देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग यूटी के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले बात करना चाहते जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू है, लद्दाख का राजधानी लेह है, दिल्ली का नई दिल्ली, पुडुचेरी का पुडुचेरी, अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर था। आप पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया, श्री विजयपुरम। ये भी आप लोगों के लिए करंट अफेयर में श्री विजयपुरम रखा गया, क्लियर। इस चीज़ को याद होगा आप लोग का। दादर नगर हवेली का राजधानी दमन है, वही लक्षद्वीप का कवर रहती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली इसका, देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो देखिए सबसे पहले जम्मू कश्मीर का तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता है मनोज सिन्हा है। लद्दाख का, तो लद्दाख का जो बात कर रहे थे ना, तो लद्दाख का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा है। देखिए अभी मैं गलत बोल दिया था, इसलिए बोलता हूँ देखना जरूरी होता है। तो बीडी मिश्रा आप लोग का लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर, याद रखिएगा, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीडी मिश्रा हो गया। वही दिल्ली का आप लोग जानते हो विनय कुमार सक्सेना है, और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता है। वही पुडुचेरी का लिख रहा है आप लोग का कैलाश नाथन है, और अंडमान निकोबार का देवेंद्र कुमार जोशी हो गया, चंडीगढ़ का गुलाब चंद कटारिया हो गया, और दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप का प्रफुल्ल पटेल हो गया। इस चीज़ को याद कर लीजिए फ्रेंड, इसलिए मैं लेके आया था, क्लियर है। चलिए आई होप मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। मेरे साथ रही, जो मैं कंटेंट दूंगा याद रखिएगा, मैं तो फेमस चैनल नहीं है मेरा, लेकिन आप लोग के लिए बेस्ट दूंगा। चलिए यहाँ तक मैं क्लियर कर दिया हूँ। देखिए रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पे रखा गया, तो फ्रेंड्स याद रखिए रणजी ट्रॉफी का नाम जो रखा गया वह किसके नाम पे रखा गया, तो रंजीत सिंह के जी का पे, यानी रंजीत सिंह जी का, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स आप लोग ये बता सकते हैं बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा। देखिए कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य के विषय में गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 44वें संविधान संशोधन में संविधान में मौलिक कर्तव्य को पेश किया गया था, बिल्कुल ये सही है, आप लोग का ऑप्शन ए सही है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को विस्तार किया गया, ये भी आप लोग का बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 51A में इसके आदर्शों और संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज के राष्ट्रगान के सम्मान है, बिल्कुल है। यानी देखिए 51 तो ए होता ही है, ये तो मौलिक कर्तव्य, लेकिन ए में जो है ना वो राष्ट्रीय ध्वज हो गया, संस्थान हो गया, सारे को शामिल किया गया। चौथा, मौलिक कर्तव्य माता पिता को 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य करते हैं। तो 46 का अगर आप लोग देखते हैं ना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बोला कौन सा पेश गलत बोल रहा था ना, तो गलत करें तो पहला ही आप लोग को गलत है। 44वां संविधान संशोधन नहीं होता। देखिए सबसे पहले याद रखिए भारत के मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या 0 था। मूल देखिए मैं लिख देता हूँ, अगेन आई रिपीट, मूल संविधान में देखिए इसका क्वेश्चन पूछता मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था, तो याद रखिए मूल संविधान मौलिक कर्तव्य संख्या 0 था। लेकिन सबसे पहला होता 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता, तो इसमें याद रखिएगा कुल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगेन आई रिपीट 86वां संविधान संशोधन जो होता है आप लोग का 1986 में होता है। इसमें आप लोग को क्या किया गया था, एक को जोड़ा गया था। आइए आप लोग का था 6 से लेकर 14 वर्ष वाला, यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष वाले आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बाध्य किया गया था। क्लियर, अपने बच्चों को देखिए माता पिता का, यानी मौलिक कर्तव्य माता पिता 6 से 14 वर्ष की होता है। तो ये जो हुआ था 11वां था, यानी कि देखिए 1986 में तो जोड़ा गया था, लेकिन ये जो था ना आप लोग 51 देखिए 51A तो लिखते हैं ना, 51A का के में आता है। अब याद करने के लिए ट्रिक देखिए, शिक्षा में आप लोग नॉलेज गेट करते हैं तो के फॉर नॉलेज याद रखिएगा, आप कभी नहीं जिंदगी भर भूलिएगा, ठीक है। और ए में पहला में आता है आप लोगों को किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, सम्मान करते राष्ट्रीय ध्वज का, ये हो गया, क्लियर है। और 51A का 5 देखिए ये भी क्वेश्चन आता है 51A का, आप लोगों को पता है ई क्या होता है, तो ई में फ्रेंड्स आप लोगों को होता है सारे को नारी वगैरह को सारे को इक्वल वैल्यू देना, ये होता है। तो इसमें देखा तो केवल वहला गलत था, क्लियर है। चलिए और क्या मौलिक कर्तव्य है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर आया था। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, इंटरचेंज करना है, तो अल्टीमेटली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एंड नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 48 नंबर अगर होगा अच्छा, तो देखिए इसमें आप लोग को विपरीत बताना है। देखिए जब भी डैश का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए क्या करें, देखिए आप लोग का के है तो के का अपोजिट जो होगा अल्टीमेटली आप लोग को पता है एम होगा। देखिए इसका एम से किया, ठीक है। जस्ट लाइक सेम जे का क्या होगा आई हो जाए, देखिए जे का क्या करेंगे आई, तो उसी प्रकार एच का क्या करेंगे तो एल कर देंगे, एच का क्या करें एल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा फ्रेंड्स के का, तो देखिए के लिए अगर देखिएगा तो के का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे।
चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये सब सारे को रीजनिंग को देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम होता है। टोपोलॉजिकल इंसुलेटर क्या होते हैं, तो अल्टीमेटली फ्रेंड टोपो मीन्स क्या होता है आप लोग पता है। तो देखिए ये एक प्रकार क्या होता है जो अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता है, क्लियर है, इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एल्बिडो क्या होता है, देखिए ये क्वेश्चन फेमस है ये। तो एल्बिडो का अर्थ होता है किसी सतह द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण का अनुपात होता है, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ्स का आ गया, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं या स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की एक सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो बिंदु ए और बी पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो ए बी क्या होगा, कुछ नहीं करना। देखिए आप लोग को मान लीजिए एक ये वृत्त है और एक और वृत्त 9 सेंटीमीटर का लेना, देखिए त्रिज्या का ये ले लिए ना। अब क्या बोल रहा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे से लिख रहा, दोनों स्पर्श करती है को। देखिए इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ 4 था और इसका त्रिज्या देखिए 9 था, तो 4 और ये आप लोग का 9 लिख रहा, क्लियर है। अब यहाँ से इसको कर देंगे और यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे। अब देखिए दोनों को यहाँ पे हम लोग क्या इस टाइप से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 4 और 9 है। तो इसके लिए क्या करिए, फार्मूला में बता देता हूँ, ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो इसके लिए क्या यहाँ पे देखिए 9 4 है ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दूरी के लिए लिख रहा, ठीक है। तो दूरी निकालना था, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे आप लोग, सिंपल में ए बी का दूरी निकालते थे ना, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले दोनों को सम कर देंगे। तो 9 4 क्या होता है 13, तो सबसे पहले 13 का स्क्वायर कर देंगे, क्लियर है। यहाँ माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दोनों का 9 में से 4 गया तो 5। अब दोनों को क्या करेंगे अंडर रूट में होल स्क्वायर करके देखेंगे, तो यहाँ पे 169 में से 25 जाएगा तो क्या बचेगा 144। 144 का वैल्यू किसका होता है 12 का, तो राइट आंसर करेंगे तो 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। या फिर एक और फार्मूला था, देखते हैं अगर हो गया तो ठीक है, इसका होता रूट ए बी होता था, ठीक है। 9 छक 36 यहाँ पे कीजिएगा और इसको हमेशा 2 से गुना कर दिया, 2 होता, 2 कर देंगे। 9 छक 36, 36 किसका होता है 6 का, तो यहाँ से भी सॉल्व कर लें तो 12 सेंटीमीटर, ये फार्मूला होता है, फार्मूला बेस्ड भी बना सकते हैं, क्लियर है। आई थिंक इसका फार्मूला उभयनिष्ठ में आता है, 2 लिख दीजिएगा, ए बी कर दिया, देखिए 2 हम कर दें, ए का वैल्यू कितना था शायद 4 था, बी का वैल्यू 9, तो यहाँ से कीजिएगा तो आप लोग का अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 55 हो चुका, 56 देखते हैं क्या लिख रहा। 3 व्यक्ति एक पद के लिए चुनाव लड़ते हैं, उन्हें क्रमशः 11 36 7 6 3 6 और 11,628 मत मिले हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना मिलेगा। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, देखिए सबसे ज़्यादा कौन मिला, जीतने वाला कितना, तो 11,628 है। हम लोग क्या करें टोटल को सम कर देंगे, यानी कि टोटल जो भी था अगर सारे को सम करते 11 36 प्लस 7 6 3 6, इसको कीजिएगा ना तो 2 देखिए 20,400 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो अल्टीमेटली सॉल्व करें तो 57% इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। ए और बी एक काम को अकेले, ए और बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी अकेले उसे 16 दिन में कर सकते हैं, तो ये अकेले उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे। देखिए सबसे पहले ये 8 दिन में कर रहा था, ये 16 दिन में, जब दोनों मिलकर कर रहा था दोनों में क्या करना 8 को है तो 8 घटा देंगे, तो क्या बचा 16। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए 2 पर 11 को 5 से विभाजित किया था तो शेषफल क्या होगा, देखिए आप लोग का रिमाइंडर थ्योरम का है। सबसे पहले इसको 5 के बेस में लाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे 2 पर पावर 2 कर दिए ना, तो अब यहाँ पे 5 करें तो देखिए 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ पे फिर एक 2 लगा दिए, यानी 11 हो गया। अब इसको 5 से विभाजित किया तो ये तो फ्रेंड्स आप लोग का कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग चलिए, देखिए अगर आप लोग इसको करते तो 2 पर पावर 2 यानी 4 हो गया ना, तो 5 को 4 से डिवाइड किया तो -1 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, पर पावर क्या करेंगे 5। अब यहाँ पे बचा 2/5 करेंगे। अब अगर आप लोग सॉल्व करते हैं 2 यहाँ पे करेंगे तो -1 आएगा गुना 2/5। अब यानी कि -5 में से 2 घटा दिया 3 बचेगा, तो राइट आंसर क्या 3 है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 30% और 10% के 2 क्रमिक छूटों पर बेचा गया, दूसरी छूट के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य 15-12 है, तो यदि उसे केवल 30% के एक छूट पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग बना लीजिएगा ये। तो देखिए सबसे पहले क्या 30% और 100% के 2 क्रमिक छूट देता है ना, देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या लिखा है 152। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले देखिए इसका विक्रय मूल्य लिख रहा है 1512 लिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका क्रय मूल्य निकालते हैं, मान लीजिए एक्स मान लें, तो 30% छूट देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 70% लिखेंगे, अल्टीमेटली लिखिएगा। अब 10% छूट देंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 90% लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से अगर आप लोग पूरे का पूरे सॉल्व करते हैं तो एक्स का अगर वैल्यू निकालते हैं ना तो आप लोग बीच में आ जाएगा 2400, क्या आ जाएगा 24 से। अब ये 2400 तो आ गया, लेकिन 2400 में 30% का छूट देना आपको, तो हम क्या करेंगे 2400 जो आया इसमें 30% का, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे 70/100 सॉल्व करते 0 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे करेंगे तो 1680 को राइट आंसर करेंगे, तो 1680 रुपये इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे।
रोहित 600 रुपये की एक गेंद खरीदता है। रोहित ग्राहक को इस गेंद की बिक्री पर 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो गेंद का विक्रय मूल्य क्या होगा? कुछ नहीं करना फ्रेंड, कुछ भी नहीं करना। देखिए 600 था, आप लोग का पहला क्या 20% का छूट देता है, तो क्या आएगा 80/100 कर देंगे। अगेन 30% का छूट देता है तो क्या करेंगे 70/100 कर देंगे। अब यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो टोटल आएगा 336 रुपये। क्या आएगा 336 रुपये आएगा। तो हम लोग देखेंगे तो 336 रुपये इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति को अपनाया था? तो फ्रेंड्स याद है कि रक्त और लौह की नीति जो अपनाया था वह बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोंकण रेलवे का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो कोंकण रेलवे का जो निर्माण हुआ था 1998 में हुआ था। 1998 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र से लेकर प्रारंभ होता है, कर्नाटक चलती है। ठीक है, चलिए भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में प्रसिद्ध विनियम 10/17 जारी किया, जिससे सती प्रथा को अवैध अदालतों द्वारा दंडित घोषित किया गया था? तो याद है 1829 के समय जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। तो याद रखिएगा, भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में प्रसिद्ध विनियम यानी कि जो भी 17वां जारी किया, जिससे सती प्रथा को अवैध और अदालतों द्वारा दंडित घोषित किया गया। क्लियर है? और याद रखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो गवर्नर जनरल थे वो 1828 से लेकर 1835 तक थे। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और इसी में बात चलिए ठीक है, इसी के द्वारा फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सती प्रथा को खत्म करने में राजा राम मोहन राय का भी बहुत ही अहम भूमिका था। राजा राम मोहन राय के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसका बहुत ही भूमिका था। राजा राम मोहन राय, तो इसका बहुत ही बड़ा अहम भूमिका था। क्लियर है? इसने संवाद कैमुति इन्होंने एक पत्रिका लिखा था जो कि संवाद कैमुति था। ठीक है, वह इसी के खिलाफ लिखा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया। भरत मुनि ने इस वाद्य यंत्रों को वर्गीकृत किस आधार पर किया था? तो फ्रेंड 64 का राइट आंसर कीजिए ना। तो वाद्य यंत्रों को विभिन्न ध्वनियों के आधार पर, तो सी को क्लिक कर देंगे। भारत सरकार द्वारा MMME के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये होता है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी एक्ट, जो कि भारत सरकार के द्वारा किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। कौन सी त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है? तो फ्रेंड्स याद रखिए त्रिपुरा की जो आधिकारिक भाषा है कोक बोराक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। बात करना चाहते हैं, देखिए गारो, देखिए आप लोगों को आई थिंक पढ़े होंगे गारो खासी जयंती कहाँ का आप लोगों को पता है? मेघालय का होता है। गारो खासी जयंती, ये तीनों पहाड़ जो होता है आप लोग का मेघालय का होता है। सॉरी, ये आप लोग का मेघालय का ही होता है। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि ये तीनों ये भाषा भी जो कि खासी, पनार, गारो, अंग्रेजी, मेघालय का होता है। क्लियर है? और क्या, चलिए मिजो कहाँ का होता है? तो मिजोरम का होता है। ये भी आप लोगों को पता होगा। देखिए ये लिख रहा है योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके शुरू करता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। वो उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर होगा? तो देखिए सबसे पहले योग करने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करता है, तो देखिए उत्तर की ओर मुँह कर दिया। क्लियर है? अब फिर वह 90 डिग्री वामावर्त करता है, तो 90 डिग्री वामावर्त करता है, फिर 180 डिग्री स्टेप से करता है, तो अल्टीमेटली पूर्व दिशा में चल जाएगा। चलिए 67 हो गया। अब देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो 68 नंबर क्वेश्चन लिख रहा एक कथन से, देखिए इसको आप लोग को सॉल्व करना है। देखिए क्या चुनाव में पहले ओपिनियन पोल होने चाहिए? हाँ, आम जनता को समग्र चुनाव परिदृश्य को समझने के लिए अवसर मिलता है। तो देखिए इसमें अगर आप लोग देखा जाए तो ओपिनियन नहीं होना चाहिए। मेरे देखते हैं क्या है, ओपिनियन होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। इससे क्या होता है? एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलता है। ठीक है, तो सही है ये। अब देखिए नहीं, ये आमतौर पर पक्षपाती, तो ये भी सही, दोनों तर्क मजबूत हो गया। नहीं ना, इसमें देखा तो केवल और केवल बी सही कीजिए, केवल इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर बी लिख रहा। 3 एक प्रकार है, एक अलग है, तो बताइए शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, गिद्ध या एमू। इसमें फ्रेंड्स अगर आप लोग ध्यान देते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, गिद्ध। देखिए गिद्ध उड़ सकते हैं, बाकी शेष पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? देखिए अंगूर, अनारस, फल, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या करें, फल है, फल में अंगूर हो गया, ये अनारस हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। देखिए दी गई आकृति में से विषम आकृति को चुनना है। तो फ्रेंड्स इसमें विषम आकृति को चुनते हैं 71 का। तो देखिए इसमें देखिएगा तो इसमें भी 2 है, देखिए इसमें केवल और केवल एक बिंदु अंदर है, तो ऑप्शन डी। तो डी किस में लिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में करेंगे। क्लियर है? देखिए कुछ प्लास्टिक क्या लिख रहा है, कुछ खिलौने प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक काली है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखिए प्लास्टिक है ना, तो प्लास्टिक को बीचों बीच ले लेंगे। कुछ खिलौने, तो कुछ खिलौने यानी टॉय ले लेंगे, और कुछ प्लास्टिक काली है, तो यहाँ पे काली माली। अब बनाइए आप लोग, क्या लिख रहा, सभी खिलौने काली है, पहला गलत, सभी खिलौने प्लास्टिक गलत, तो दोनों गलत हो गया। तो देखिए ना तो निष्कर्ष 1 होता, ना ही तो निष्कर्ष 2।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। क्वांटम वर्चस्व शब्द क्या अर्थ है? तो याद रखिए, क्वांटम वर्चस्व शब्द का जो अर्थ होता है वह ऑप्शन नंबर बी होता है, यानी कंप्यूटर द्वारा किसी ऐसी गणना करना जिसे पारंपरिक कंप्यूटर उचित समय में नहीं कर सकता है। संख्या 2, 4, 7, 110, 56, 2, 4, x 4, 6, 2 का एकमात्र बहुलक x कौन होगा? तो इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा, तो क्या यूज कीजिएगा। तो देखिए, अगर आप लोग बनाते हैं, देखिए 2, तो 2 आप, अरे हो नहीं यार, देखिए सबसे पहले आप लोगों को बोला बहुलक क्या लाना था, तो एकमात्र बहुलक x का क्या होगा? देखिए 2, 2, 2, 2, यानी 2 कितना है? 3 बार है, तो 2 को हम लोग 3 बार ले देंगे। 4 कितना बार लिख रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 4 भी आप लोग का 3 बार लिख रहा, तो यहाँ पे 2 या 4 में ही होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 को लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 1, 2, 3, हाँ इसी को कर सकते हैं, 4 बढ़ा देंगे, इसमें 3 ही था ये। चलिए 75 हो गया। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। 76 तो सबसे इजी लग रहा है। एक ट्रक पहले घंटे में 75 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 33 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल क्या होगा? जब भी औसत चाल निकालता, कुल दूरी बटा कुल समय, तो 75, पहला कुल दूरी 75 था, सेकंड 33 था, और कुल समय देखिएगा तो एक क्या होगा? 2 घंटा। तो फ्रेंड इसको सॉल्व किया तो 108/2 करेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 54 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो खुद से बना सकते हैं। एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगा समय दुगना होता है। देखिए दुगना और इसमें आता है, तो सबसे पहले दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर आप लोग वैल्यू देखें, ये 3 का वैल्यू क्या लिख रहा है? 18 के बराबर, यानी कि 6 गुना है, तो इसको भी 6 से गुना कर देंगे, तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए फिर से बताना, जब भी देखिए यहाँ पे लिख रहा, यदि उसे नदी में धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल यानी मान लीजिए एक्स प्लस वाई होता है, एक होता है अगेंस्ट एक्स माइनस वाई, ठीक है। सॉरी, ये अनुकूल प्लस होता है, प्रतिकूल माइनस, तो लिख रहा यदि नदी के धारा के प्रतिकूल चलाने में धारा का अनुकूल नाव चलाने के समय दुगना लगता है, तो अनुकूल 1 है, तो इसमें क्या लेंगे? 2। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, तो हमेशा याद है दोनों को सम कर, यानी यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेके। अब देखिए इसका वैल्यू आप लोग का लिख रहा है 18, यानी कि 6 गुना है, तो इसको भी 6 से गुना कर देंगे, तो राइट आंसर केवल 6 होगा, तो धारा की चाल केवल 6 किलोमीटर पर आवर होगा। क्लियर है? इसको बना लीजिए फ्रेंड्स। 78 काफ़ी ईजी है, डंड डाले एक वाला तो और ईजी होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, तो ये फ्रेंड्स अगर आप लोग बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा अपना प्रेजेंट माइंड को यूज करना पड़े। देखिए इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, तो ये आप लोग को क्या करना है, देखिए जब भी आप लोग पावर x4 आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्म में बदलेंगे। देखिए हम अगर क्या करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग 16 होता है, 4 का स्क्वायर, तो यानी 4x² का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर 1/, यहाँ भी क्या करेंगे, 4 ले देंगे, ये x² है, पर पावर 2 कर दी। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, 2 अगर ऐड किए हैं तो क्या करें, 14159 + 2 कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 14161 आएगा। क्लियर है? अब इसको अंडर रूट करेंगे तो ये आप लोग का आएगा 119 का, फिर 119 में 2 कीजिएगा तो 121 आएगा, तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए नाटो के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? देखिए सबसे पहले नाटो के बारे में बात करना चाहते हैं, तो नाटो पढ़ाते तो बहुत सारा याद आता है, क्लास 12 यानी कि 2022 में मैं बहुत पढ़ाया था। देखिए नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर? इसका स्थापना जो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। क्लियर है? और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। क्लियर है? और फ्रेंड जब इसका स्थापना हुआ था तो केवल टोटल 12 देश थे, लेकिन 2022 तक इसमें टोटल 30 देश हो गए हैं। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता 30 तो देश थे, लेकिन 31वां देश भी बढ़ चुके हैं और 32वां देश भी इसमें आ चुके हैं। चलिए 31वां देश आप लोग का एफ याद कर लीजिए और इसमें FS याद कर लीजिए। ठीक है? तो F4 हो गया फिनलैंड, F4 हो गया फिनलैंड आप लोग का 31वां हो गया, और स्वीडन जो आप लोग इसका 32वां हो गया। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है महासचिव पद में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिए मार्क रूट को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाटो का महासचिव पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो मार्क रूट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा जुलाई 2024 में USA में के वाशिंगटन DC में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। क्लियर है? और नाटो के सबसे नए सदस्य कौन है? स्वीडन, जो मार्च 2024 में 32वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने ये रहा, सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो फ्रेंड याद है कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जो बना हुआ जॉर्डन बना। कौन बना? जॉर्डन बना। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। क्लियर है? इसकी घोषणा किया था WHO ने किया था। क्लियर है? चलिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो 2024 की बात करना चाहते हैं तो 2024 में भारत का स्थान था 7वां था। क्या था? 7वां था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
वर्तमान वाला तो अभी याद नहीं है। 2025 में यहाँ फ्रेंड्स लिख रहा है 2025 में G20 का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा G20 की बात करना चाहते हैं 2025 में जो हुआ था, इसका जो किया था आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका होगा। क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा। क्लियर है? तो राइट आंसर की बात करना चाहते हैं तो दक्षिण अफ्रीका होगा, यानी ऑप्शन नंबर जाना चाहते हैं तो 84 का ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिएगा G20 का नया नाम जो रखे हुआ G21 हो गया। इसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें ये पहले तो देखिए EU था, यानी कि यूरोपियन यूनियन थे। अब यहाँ पे ना अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया, जो कि 2022 में जब भारत में हुआ था तो उसी समय शामिल हुए थे। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। चलिए और याद रखें 2025 में G20 का अध्यक्षता कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? साउथ अफ्रीका नहीं, दक्षिण अफ्रीका करेगा। क्लियर है? और 19वां जो हुआ था, देखिए 19वां जो हुआ था वह रियो डी जेनेरो में हुआ था, यानी कि ब्राज़ील में हुआ था। क्लियर है? और क्या भारत में कब हुआ था? 2022 में हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को भी आप लोगों को पता होगा। क्लियर है? चलिए इसरो द्वारा 18 नवंबर 2024 को कौन सा उन्नत संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो देखिए 18 नवंबर 2024 को इसरो के द्वारा एक उन्नत संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? तो फ्रेंड में GSAT-20 था। क्या था? GSAT-20। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है? अब देखिए एलन मस्क के स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से GSAT-20 को लॉन्च किया गया था। याद रखिए किसके द्वारा किया गया था? एलन मस्क। देखिए आप लोग आई थिंक पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। एलन मस्क की, देखिए मैं लिख देता हूँ, एलन मस्क। सबसे पहले याद रखें एलन मस्क की स्पेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलन मस्क की स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 यानी कि फॉल्कन 9 के से GSAT-20 को लॉन्च किया गया था। क्लियर है? कहाँ से? तो अमेरिका से लॉन्च किया गया था। क्लियर है? बात करना चाहते हैं इसरो का। अल्टीमेटली फ्रेंड्स देखिए इसरो कहाँ लिख रहा है? इसरो। तो इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका वर्तमान जो अध्यक्ष है वी नारायण है। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा, वी नारायण है। क्लियर है? चलिए अब इसके बारे में, इसका हेडक्वार्टर तो बेंगलुरु, अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे इसके बारे में। तो GSAT-20 था। क्लियर है? विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रेंड WTO इसको बोलते हैं। ये जो ना मैस्लेम संधि के आधार पर इसका स्थापना हुआ था, जो कि 1 जनवरी 1995 को हुआ था। क्लियर? 1 जनवरी 1995 को हुआ था। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर है? अब इसका मार्मेज समझौते के साथ हुआ था। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसमें वर्तमान समय में, इससे पहले इसमें कुल देश की संख्या था 164वां था अफगानिस्तान, लेकिन इसमें 2 देश और बढ़ गए, यानी कि 165वां भी हो गया, साथ साथ 166वां भी हो गया। तो देखिए जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा, पूरे का पूरे मैं निचोड़ बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 165वें देश का नाम था कोमोरोस था। कौन था? याद रखिए कोमोरोस। इस चीज़ को आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है। कोमोरोस हो गया। और 166वां की बात करना चाहते हैं तो पूर्वी तिमोर। क्या हो गया? पूर्वी तिमोर हो गया। ये दोनों को आप लोग याद कर ले, पूर्वी तिमोर हो गया और कोमोरोस हो गया। क्लियर है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड हो गया। क्लियर है? और याद रखिएगा WTO का पहली महिला और पहली अफ्रीकी जो बनी निदेशक, उसका नाम था नागोजी उंकोजा-इवेला। नागोजी उंकोजा-इवेला जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 जनवरी 2024 को शनिवार था, तो 10 अप्रैल 2013 को कौन सा दिन होगा? फ्रेंड्स इससे अगर आप लोग बनाते हैं, लंबे थोड़ा टाइम दिए तो बुधवार आ जाएगा। ठीक है? चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा कौन सा होगा। चलिए इस प्रकार आप लोग को पूरे बनाना है। फ्रेंड 90 भी है, देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन ईजी है, आप लोग कर सकते हैं। आप लोग देखिए लिथियम आयन बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो लिथियम लवण और युक्त कार्बनिक विलायक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके निर्माण में करते हैं? तो फ्रेंड 3D का जो प्रयोग करते हैं वह कृत्रिम अंग और उत्तक में करते हैं। देखिए ये मैथ बच गया तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। 95 का अगर सॉल्व करते हैं तो 1/4 आ जाएगा ऑप्शन। वही 96 का अगर सॉल्व करते हैं तो 96 को भी अगर सॉल्व करते हैं तो आप लोग का आएगा 1/38/45 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आप लोग क्वेश्चन लिख रहा है, तो इसमें भी अगर आप लोग सॉल्व करते देखिए इसमें आप लोग बोला समबाहु त्रिभुज की लंबाई दिया है। देखिए सबसे पहले याद रखें मध्य बिंदु के लिए बोला ना, तो हम लोग को पता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? √3/2 होता है इंटू a होता है। a का वैल्यू 12 लिख रहा है, तो इसको गुना कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 6√3 आएगा। तो ये तो ईजी क्वेश्चन था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए ये भी आप लोग बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको अगर आप लोग बनाते हैं 98 का, तो इसका भी देखिए 2 मीनारों के बीच 36 दूरी कितना? 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन को दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करते हैं देखिए, मान लीजिए कि ये 2 मीनार है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है? अब देखिए
यहाँ से आप लोग को देखना पड़े, यहाँ से इसको खींच देंगे। अब यहाँ से आप लोग ये कितना डिग्री एंगल बोल रहा था, अल्टीमेटली देखिएगा तो 30 डिग्री एंगल बोल रहा था। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो इसका दूरी क्या लिख रहा था, 40√3 लिख रहा है। 40√3 लिख देंगे ना। और हम लोग यहाँ पे फोकस कीजिएगा तो टोटल अगर देखिए मीनार कुछ है 130 लिख रहा था, अल्टीमेटली आप लोग का क्या लिखे 130 माइनस एक्स होगा, तो ये क्या करें एक्स कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे tan 30 का लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू। अब यहाँ पे करेंगे एक्स। अब इसका वैल्यू देखिए तो 40√3 था, तो √3 कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू निकालिए तो 40 मीटर आ गया। क्या आ गया 40 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो आप लोग को 40 आ गया, तो 140 में से 40 को घटाएंगे तो 90 आएगा। तो राइट आंसर करेंगे तो 90 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। अब ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए एक्स वाई का वैल्यू निकालना था, तो 9x, तो सबसे पहले 9 कर देंगे, एक्स का वैल्यू 4 था, फिर प्लस 4y, वाई के यहाँ पे 9 कर देंगे बाय। यहाँ पे देखेंगे तो 18 है, एक्स का वैल्यू 4 है प्लस 3 और वाई का वैल्यू 9 है। तो इसको फ्रेंड टोटल सॉल्व करते हैं तो 8/11 है, क्या आएगा 8/11 आएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6, 14, 28 से विभाज्य है। तो इसको लिए अगर आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले तीनों का एलसीएम कर दीजिएगा। तो 6, 14 और 28 का एलसीएम निकालते हैं। तो अगर आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो देखिए 2 का पारा में 3 बार में आ गया, ये 7 बार में आ जाएगा, ये कितना बार में आएगा तो 14 बार में। फिर अगेन आई रिपीट 7 से लगाते हैं, 3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। तो 3 दूनी 6, 3 7 6 42 दूनी 84 हो गया। क्या आ गया 84। तो फ्रेंड हम लोग क्या करेंगे 84 करेंगे, यहाँ पे के करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या से गुना कीजिए कि आप लोग का देखिए, अगर बाई चांस 84 को हम लोग 5 से गुना करते हैं, देखिए मान लो यहाँ 5 से गुना करते हैं तो 5 चौक 20, 8 5 40, 2 42, तो राइट आंसर 420 होगा। क्या होगा 420 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को कर रहा। तो ये रहा आप लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। देखिए आंसर के साथ आप लोग देख सकते हैं, डिस्कस भी कर दिया हूँ मैं। क्लियर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ, जो कि आप लोग के बीच में केवल और केवल कुछ करंट अफेयर को ही बता दूंगा। क्लियर है। चलिए कैसा लगा आप लोग हमें बता सकते हैं। और पहला वाला जो था उसमें मैं आप लोग को बहुत सारे बता, चलिए पहला जो सेट था यानी जो सेकंड सेट नंबर 2 था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आप लोग का ऐसा था। इसमें देखिए थोड़ा सा तो मैं बताया था, इसमें भी मैं सोच रहा था कि जीएस वाला क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को फायदा हो। 70 तक बता दिया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में कौन सा कथन सत्य कथन है। तो देखिए सार्क में कुल 8 सदस्य, ये आप लोग का सही हो गया। ठीक है। तो सार्क में कौन कौन से देश है, तो इसके लिए याद कर लीजिए MBBS पीना। क्या याद कीजिए MBBS पीना। आई थिंक M4 क्या होता है MBBS पीना। M4 होता है मालदीव, B फॉर भूटान, B फॉर बांग्लादेश, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, A फॉर अफगानिस्तान। और इसमें बोला सत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। बिम्स्टेक का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय जो ना काठमांडू में नहीं है, बल्कि इसका जो होता है फ्रेंड ढाका में हो गया। क्लियर है। तो ये हो गया। अब अगला चलिए इसको देख लीजिएगा। ये सब सारे क्वेश्चन था आप लोग का। वैसे मैं पिछले वीडियो में पूरा डिस्कस किया था, जीएस वाला रहा था तो मैं आप लोग को बीच में करंट वगैरह रहता तो बता देता पूरा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो और सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा। और कैसा लगा हमारा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिए। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों पर शेयर कीजिए। और कुछ कमी लगा होगा देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। तो ये देखिएगा इसमें ट्रिपलेट बोल रहा, तो अल्टीमेटली आप लोग ट्रिपलेट का फॉर्म पढ़ेंगे तो देखिए एक होता है आप लोग का 2m² -1 होता है, एक आप लोग का होता है 2m² +1 होता है, और एक होता है आप लोग का 2m, तो सबसे छोटा होता है 2m² -1 होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो सारे क्वेश्चन जो भी आप लोग का शेष है सारे को मैं बता दूंगा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। आप हमको देखना चाहते हैं तो देखिए मैं क्या हूँ। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। और फ्रेंड्स आप लोग को PDF का नीड होगा तो आप हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ आप लोग को। हमारा नाम आप लोग जानते होंगे, सागर कुमार नाम हमारा, और नंबर व्हाट्सअप चाहते हैं तो आप लोग को मैं दे दिया हूँ। देखिए क्या होता है 9852426772 होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।